छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको वायुयान निर्देशिका के बारे में समझाने वाले हैं। जैसे कि आपका एक चैप्टर था, इसके बारे में हमने आपको पूर्व की क्लास में बताया था, सूचनाओं के स्रोत। अब इसी के संदर्भ में आज हम आपको वायुयान निर्देशिका के बारे में बताएंगे। इसमें हमने आपको डाक निर्देशिका के बारे में हमने आपको बताया है, दूरभाष निर्देशिका किस तरीके से तैयार की जाती है उसके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने आपको रेल समय सारणी किस तरीके से तैयार की जाती है, किस तरीके से आप उसको आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इन तथ्यों पर हमने यहाँ पर चर्चा की, आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी के क्रम में आज हम आपको यहाँ पर वायुयान निर्देशिका, वायुयान निर्देशिका के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि यह निर्देशिका एक निजी सचिव के लिए, एक व्यक्तिगत सहायक के लिए, एक स्टेनो क्लर्क के लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में उसका क्या महत्व है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने रेल समय सारणी के बारे में सीखा है, रेल में किस तरीके से रिजर्वेशन किया जाता है, किस तरीके से यात्राएं की जाती है, सब हमने आपको बताया। सेम उसी तरीके से यदि आप वायुयान के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं, हवाई जहाज़ के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तय करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। वायुयान निर्देशिका में आप कौन कौन से तथ्यों को आपको उसमें दर्शाना है, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे रेल समय सारणी में आपने सीखा कि जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो फ्लैक्स बोर्ड होते हैं वहाँ पर जो लगे हुए हैं, उसमें उस अमुक स्टेशन से कौन कौन सी ट्रेनें आती हैं, कौन कौन सी ट्रेनें वहाँ से जाती हैं, उसमें पैसेंजर ट्रेन कौन कौन सी होती है, एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी हैं और सुपरफास्ट ट्रेनें कौन सी हैं, शताब्दी ट्रेनें कौन कौन सी हैं इत्यादि के बारे में, उनके टाइमिंग, उनके फेयर के बारे में, उनके कोच के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपनी यात्रा को बहुत कम समय में आप तय करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं वायुयान के माध्यम से, बशर्ते आप थोड़ा सा इसके फेयर को अफोर्ड कर सकें। इसका फेयर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बस इसमें खास बात ये है कि आप इस के माध्यम से यदि आप यात्रा करते हैं तो आप बहुत कम समय में उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जो आपका गंतव्य स्थान है, जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो एक आश्रित जो है, एक स्टेनो निजी सहायक जो है, उसके लिए वायुयान निर्देशिका बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि एक आश्रित जो है वो उसको अफोर्ड ना कर सके, लेकिन वो जिस संस्था में काम करता है उसका जो अधिकारी है, उसका जो बॉस है, एमडी है, मैनेजर है, वो उसको ज़रूर अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि वो उस संस्था को रन करने की क्षमता रखता है, उसको चलाता है, उसके पास में वो उस श्रेणी में आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वायुयान निर्देशिका को वो अपने बॉस के लिए तैयार करके अपने पास उसको रखनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर यदि उसका बॉस कम समय में उस यात्रा को करना चाहता है, अर्जेंटली इमीडिएटली उसको जाना है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए और कोई नहीं हो सकता है। तो यदि उसको तत्काल में जाना पड़े तो उसको पता होना चाहिए कि यदि उस स्थान पर हमको पहुंचना है, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में है, एक ऑफिस है, एक संस्था है, चलती है, और उसको इमीडिएटली तत्काल दिल्ली पहुंचना है, तो अगर वो बस के माध्यम से आता है या अपने किसी निजी वाहन के माध्यम से आता है या फिर ट्रेन के माध्यम से आता है, तो अगर आप ट्रेन से भी अमूमन आएंगे तो 10 घंटे, आपको कम से कम 10 घंटे चाहिए। ठीक है, अपनी खुद की बाइक है, 4 व्हीलर की गाड़ी है, कार है, तो आप उसे 8 घंटे, तो आप मान ही लो 7.5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा रश होता है, भीड़ भाड़ के रास्ते होते हैं, टाइम लगता है। ड्यूरेशन भी 500-550 किलोमीटर के आसपास पड़ती है दोनों लखनऊ और दिल्ली के बीच में। तो वहाँ पर यदि आपको बहुत ही शीघ्रता से पहुँचना है तो आप वायुयान के माध्यम से यदि आप आएंगे तो आप बहुत ही कम समय में आप वहाँ की दूरी आधे घंटे में
आप उसको तय कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी रूट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ट्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिग्नल के माध्यम से चलते हैं, कहाँ से चलना है, कहाँ वहाँ पर पूरा रास्ता, क्योंकि ये सब आसमान में चलने वाले हैं, तो ये बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं और वहाँ पर आपको समय से पहुँचा सकते हैं। बस कंडीशन एक है कि आप उस क्लास को अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ के फेयर को आप अफोर्ड कर सकते हो। तो जो आप इसमें दूरभाष जो वायुयान निर्देशिका आप इसमें तैयार करेंगे अपने लिए, अपने अधिकारी के लिए, उसमें जहाज के उड़ने का समय क्या है, ठीक है, जहाज के उड़ने का समय, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अगर ये नहीं पता है कि हम लखनऊ एयरपोर्ट से जो हम वहाँ से यात्रा करना चाह रहे हैं, वहाँ से एरोप्लेन आपको किस टाइम मिलेगा, क्योंकि उसी के आधार पर आप ये तय कर सकते हो कि आपको बाई बस जाना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई प्लेन जाना है, ठीक है। अगर आपके वहाँ से प्लेन जो है वो 12 बजे है दोपहर में, और आपको जो है वो 2 बजे 3 बजे पहुंचना है, तो आप आराम से उस ऑप्शन का चयन कर सकते हो। लेकिन आपके वहाँ पर प्लेन तो शाम को 3 बजे है ना, जो आफ्टरनून के बाद जो 3 बजते हैं, 3 बजे है, और आपको पहुँचना 2 बजे था, तो आप इस ऑप्शन का चयन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी यात्रा लेट हो जाएगी, मीटिंग है हमारी 3 बजे से, तो हम लेट हो जाएंगे पहुँचने में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाज़ के उड़ने का समय क्या है। जितने भी प्लेन वहाँ से चलते हैं सुबह से शाम या रात में, उन सब की समय सारणी आपके पास में होना बेहद आवश्यक है। कौन कौन से प्लेन वहाँ से उड़ते हैं, वहाँ से चलते हैं, उन सब के बारे में आपको विशेष तौर से जानकारी होनी चाहिए। उसके पश्चात में आपको ये पता होना चाहिए हवाई जहाज़ का क्या प्रकार है ना, जहाज़ के प्रकार के बारे में। जहाज के प्रकार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जहाज जब एक वहाँ से उड़ते हैं एक स्थान दूसरे स्थान के लिए, जब वो चलते हैं, तो उसमें जहाज के जो टाइप होते हैं उसके आधार पर आपका जो फेयर है वो आपका निर्धारित किया जाता है। जैसे आपकी राजधानी है, उसका जो फेयर है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। दुरंतो एक्सप्रेस है, ठीक। तो इन सब राजधानी, गरीब रथ, ये सब गाड़ियाँ हैं थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं उनको, तो हर व्यक्ति उसमें यात्रा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए टाइम के बारे में, और उस समय कौन से क्लास का वहाँ पर जो प्लेन है आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको आसानी से पता होना चाहिए। उसके पश्चात में हवाई जहाज़ के रुकने का स्थान तथा ठहराव का समय क्या है। रुकने का स्थान और ठहराव का समय, कि वो कहाँ आपको ले जाकर के रोकेगा। रुकने का स्थान एवं ठहराव का समय। ठहराव का समय ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी देर वो रुकेगा। अगर किसी कारणवश आपको पता ही नहीं है, आप थोड़ा सा लेट हो, आपको लगा कि ट्रेन तो 5 मिनट रुकती है, तो ये तो एरोप्लेन है, तो हो सकता है आधे घंटे रुके, है ना। तो आप पहुंच ही ना पाए उस तब तो पता चला कि वो आया, लैंड किया और थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से चला गया। तो लैंडिंग का टाइम है, रुकने का समय, और कहाँ पर वो लैंड करेगा, कौन से स्थान पर, कौन से तो एयरबेस पर, तो आपको उसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरोप्लेन की, तो इसके लिए एक तो आपका कॉमर्शियल प्लेन होते हैं, ठीक है, कौन से कॉमर्शियल प्लेन, और दूसरे आपके होते हैं
पैसेंजर प्लेन। अगर आप इनकी तुलना अगर आप ट्रेन से करते हैं तो ट्रेन में भी यही कंडीशन होती है। एक तो मालगाड़ी होती है जिनसे माल का वहन किया जाता है एक स्थान से, दूसरी हमारी पैसेंजर ट्रेन होती है जिनके माध्यम से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो जितने भी कॉमर्शियल प्लेन होते हैं इनसे अगर आप चाहते हैं कि हमारा सामान सेफ सुरक्षित बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, वैसे ज़्यादातर जो हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा होती है वो सब रेल डिपार्टमेंट के द्वारा ज़्यादा होती है क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर ट्रेनें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर हम एरोप्लेन के माध्यम से हम सामान को पहुँचाते हैं। लेकिन बहुतायत में जो सामान कॉमर्शियल प्लेन के माध्यम से जाता है वो ज़्यादातर ज़्यादा आप देखें 95% विदेशों को भेजा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन की सुविधा नहीं है कि डायरेक्ट आप अमेरिका को ट्रेन लेकर के चले जाओ। उसके लिए आपको शिप के माध्यम से या फिर कॉमर्शियल प्लेन के माध्यम से ही आप उनको भेजते हैं। बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं जहाँ प्लेन होते हैं जिनमें आप सामान को रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने देश से विदेश को आप बहुत ही कम समय में भेज सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी आपकी होती है आपकी कॉमर्शियल प्लेन की। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा होता है वो पैसेंजर प्लेन आते हैं जिनके माध्यम से आप यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आपका इकोनॉमी कोच आता है, दूसरा आपका बिजनेस कोच आता है ना। जो एरोप्लेन ये चलाए जाते हैं इनमें से अगर आप यात्रा करते हैं तो इनमें अगर हम कोच की बात करें दूसरा बिजनेस कोच। अब जो इकोनॉमी कोच होता है ये थोड़ा सा सबके बजट में होता है, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में आप कह सकते हो स्लीपर, ठीक है, स्लीपर कोच कह सकते हो। ये जनरल कोच जो हमारा होता है उसमें जो हम यात्रा करते हैं उन डिब्बों में अगर हम बैठते हैं तो ये हमारे बजट में आते हैं। इकोनॉमी मतलब बजट में जो हमारे तो थोड़े से सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं और आप इनमें अफोर्ड करके इतने सस्ते भी नहीं कि आप इनका कंपेयर आप ट्रेन के उससे कर सकें, लेकिन फिर भी आप ये बिजनेस कोच से हमारे सस्ते होते हैं। लेकिन जो बिजनेस कोच होते हैं इसमें ज़्यादातर जितने बिजनेसमैन लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके लिए ये सुविधा की जाती है। जैसे कि ट्रेन में आपके एसी फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेड का जो एसी फर्स्ट के जो कोच होते हैं वैसी सुविधा इसमें होती है। पूरी A1 नंबर की VIP सुविधा होती है इसमें आपको दी जाती है। और इनका फेयर जो होता है काफ़ी महंगा होता है, सभी लोग इसमें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या है कि जब भी टिकट बुक करते हैं तो उसमें से आपको कोच का जो है वो सिलेक्शन करना पड़ता है कि आप जो बुक कर रहे हैं कि आप कौन से कोच में बुक कर रहे हैं, इकोनॉमी कोच में या बिजनेस कोच में यात्रा किस में करना चाहते हैं। तो जब भी आप टिकट को बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर देख लें जो सीट अवेलेबल है कौन से कोच की है या फेयर क्या है। यदि फेयर आप अफोर्ड कर पा रहे हो बिजनेस कोच का तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप उसमें कर सकते हैं। तो जब भी आप वायुयान निर्देशिका तैयार करें तो जो आपका जहाँ से वायुयान आपके उड़ते हैं वहाँ पर कौन कौन से वायुयान आपके हैं, प्लेन कौन कौन से हैं, किस टाइम है, उनका फेयर क्या है, बिजनेस कोच के अनुसार उनका फेयर क्या है, इकोनॉमी कोच का फेयर क्या है, बिजनेस कोच का फेयर क्या है। यदि आपको अपना सामान अर्जेंट भिजवाना है तो कॉमर्शियल प्लेन कौन कौन से हैं, किस टाइम पर हैं और किस किस सामान का कितना फेयर लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में, टाइमिंग क्या है, कितने टाइम में आप यात्रा कर पाएंगे वहाँ की, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका ट्रेन से जाना उचित होगा कि नहीं होगा, सही होगा कि नहीं होगा।
तो वायुयान निर्देशिका को बनाते समय आप इन समस्त तथ्यों का उसमें बारीकी से आपका उसमें लिखना है, तभी आप जब आप उसे ज़रूरत पड़ने पर आप उसको इंफॉर्मेशंस के रूप में यूज़ कर पाएंगे, उसका फ़ायदा आप ले पाएंगे, आपका जो बोर्ड अधिकारी है आप वो उससे लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने आपको रेल समय सारणी के बारे में बताया था, उसमें कहा था कि आप उसके टिकट की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना। टिकट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और यात्रा को आप संपन्न कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप वायुयान की यात्रा करें तो इसको भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन बुक करने के लिए कई साइटें हैं ऑनलाइन दी हुई हैं, उनमें से एक दो को हम आपके सामने रखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन टिकट को बुक करें। ठीक है, एक साइट है एक्जिगो। एक्जिगो के द्वारा आप इस साइट पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और सर्च कर सकते हैं कि कहाँ से आपको प्लेन मिलेगा और कहाँ तक के लिए मिलेगा, कितने में मिलेगा, उसका कोच का फेयर क्या होगा, कॉमर्शियल प्लेन है या पैसेंजर प्लेन है, सब जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप इसके माध्यम से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास में है वो दूसरी साइट है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप पर भी आप अपना अकाउंट बना करके वायुयान की यात्रा के लिए अपना टिकट बुक कर सकते हैं और बड़ी ही सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात में अगला है हमारा GoIbibo। इनके माध्यम से जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं सब इन सब पर सुविधाएं दी होती हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट लोग होते हैं जो विदेश से भारत आना चाहते हैं, अमेरिका से, रसिया से, चाइना से जो भी लोग आना चाहते हैं, तो ये सब साइटें हैं दी हुई हैं, उन पर जा करके टूरिस्ट लोग अपना अकाउंट बनाते हैं। होटल भी बुक करने की इन सब में सुविधा होती है और आप उनसे अपना टिकट भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बशर्ते कि आपके पास में पैसा होना चाहिए, पर्याप्त समय होना चाहिए, तो आजकल हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो जब भी आप टिकट को बुक करें तो पैसे का थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें कि मतलब व्यर्थ फिजूल खर्ची ना हो कि आपको टिकट बुक करना है, आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ अलग तरीके से कर दिया, आप उसको थोड़ा सा कम में भी कर सकते थे। तो जब भी आप टिकट बुक करें तो आप थोड़ा सा कंपेरिजन करें। ये अलग अलग साइट हैं, अलग अलग तरीके से अपना उसमें किराए में भी शो करते हैं, थोड़ा सा किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो आप कंपेरिजन करा करके थोड़ा सा टिकट को बुक करें। बुक करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालें और उसमें टाइम दिया होगा, किस टाइम पर आपको प्लेन में आपको उसमें बैठना है। उसके पहले आपको थोड़ा सा पहुंचना पड़ता है स्टेशन जो हमारा होता है, जहाँ से प्लेन हमारे उड़ते हैं, वहाँ पर जा करके आपकी चेकिंग होती है, चेक किया जाता है, लगेज आपका चेक होता है और सिक्योरिटी के साथ आपको प्लेन के अंदर वजन की लिमिट के बारे में तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। हाँ, पता करके आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यात्रा आप इनसे टिकट बुक करके आसानी से कर सकते हैं। और रही बात सामान की, तो जितना आप सामान ट्रेन में ले जा सकते हैं, अमूमन अब ऐसा नहीं है कि यात्रा आप कर रहे हैं, सामान को यात्रा नहीं करानी है कि आपके साथ में 10-15 बाइक में आप लाद करके चल दिए। यात्रा आपकी है ना, आपको करना है तो आप उसे, जैसे हम पार्सल कराते हैं सामान को, पार्सल कर दो। कॉमर्शियल प्लेन है और सामान को आपके साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस देश में जाओ पहुँचा देगा ज़्यादा जो आपका सामान है ना। क्योंकि अब ट्रेन में तो बहुत सारी जगह होती है, जहाँ पर उठा करके रख देते हैं। प्लेन तो सीमित है, हवा में उड़ता है, तो वहाँ पर इतना सामान अलाउ तो नहीं होता होगा।
सीमित सामान ही रहेगा जहाँ पे मेरा नाम है। तो उस तरीके से ये आप जरूर साइटों का अध्ययन करें। और भी कई साइटें हैं, जिनमें से 3 साइट हमने आपको बताई है जिनमें ऑनलाइन एडमिशन करके आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं और अपने आपका जो अधिकारी है उसकी नज़रों में आप योग्य भी बन सकते हैं, क्योंकि सबको इन सब की जानकारी नहीं होती है ना। लेकिन आप इस ट्रेड में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आप इन सब के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। और ये चैप्टर भी आपका सूचनाओं के स्रोत का है, और भी अगर इससे रिलेटेड सूचनाएं हैं जो आपको लगता है कि भविष्य में हमारे लिए कारगर हो सकती हैं, तो आपको कलेक्ट करके रखनी चाहिए। भले ही वो कम प्रभावी हो, कम उनका यूज़ हो, आपके लिए कम यूज़ हो सकता है, दूसरे के लिए उसका यूज हो सकता है। तो जितनी भी हमने आपको निर्देशिकाएं बताई हैं उन सबको आप तैयार करें। तैयार करने के पश्चात उसमें समय समय पर उनको अपडेट भी करते रहें। और एक बार जैसे हमने बताया था कि रेलवे की टिकट को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इनको भी कैंसिल करा सकते हैं। पहले क्या होता था कि एजेंट होते थे इनके बुक करने के लिए, है ना, इनके बुक करने के लिए एजेंट होते थे, उसी काउंटर पर जा करके हम टिकट को बुक कराते थे। लेकिन अब ऑनलाइन ऐसी सुविधा है, ठीक, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। यदि किसी को ऑनलाइन नहीं बुक करना आता है, तो जब आप वायुयान निर्देशिका बनाएंगे तो आप सर्च करेंगे कि क्षेत्र में कहाँ से रेलवे के वायुयान के जो टिकट होते हैं वो बुक किए जाते हैं। उस काउंटर का जो नंबर है वहाँ पे जो काउंटर पर बुक करता है, बुकिंग क्लर्क का नंबर भी आप अगर अपने उसमें वायुयान निर्देशिका में देंगे तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन होगा सबकी जानकारी के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वायुयान निर्देशिका में कोई भी वायुयान से संबंधित तथ्य है वो छिपाना नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है, सारी जानकारी उसमें देनी है। जैसे लगेज के बारे में पूछा कितना होना चाहिए अधिकतम, वो भी आप उसमें, अगर उसमें कुछ ज़्यादा है एक्स्ट्रा चार्जेस आपको क्या लगेंगे, है ना, कितना पहले आपको पहुंचना है, ये सब तथ्य आप उसमें। और जो हमने क्लास के बारे में बताया, ये कौन कौन सी क्लास के प्लेन हैं, इकोनॉमी क्लास है आपका या बिजनेस कोच है ना, कॉमर्शियल है या आपका पैसेंजर प्लेन है, इन सब की जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तभी आप बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से सेफ सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप किसी पर डिपेंड हो, आप किसी से पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके से होगा, उससे आपका समय भी जाएगा और आपकी योग्यता पर भी शक होगा। ये योग्य पर्सन नहीं है, इससे बढ़िया तो जिससे पूछा है उसको ही हम अपने यहाँ पर हायर कर लें तो वो ज़्यादा सही है ना। तो यदि आपको योग्य बनना है, दूसरे की नज़रों में आपको श्रेष्ठ बनना है, तो आपको अपनी नॉलेज में थोड़ा सा वृद्धि जरूर करनी होगी। और जैसे जैसे आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपको स्वयं में ही फील होगा कि हाँ सच में हमको बहुत कुछ आता है और हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आपको ये मौका मिला है इस ट्रेड में ये पहले से ही पढ़ने का, पहले से जानने का, तो आप लोग ज़रूर प्रयास करें, मेहनत करें और इस ट्रेड के लिए जो इसमें दिया हुआ है उसको सीखें। और जब आप उस पद पर आसीन होंगे, वहाँ पर जॉब करेंगे उस पद पर, तो आपको इन सब का जरूर इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज ये आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपने ये सीखने का प्रयास किया। आपने ये सब जाना कि निर्देशिका किस तरीके से तैयार की जाती है, किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से एक आशुलिपि के लिए एक निजी सचिव के लिए एक वैयक्तिक सहायक के लिए कारगर होती है, किस तरीके से उसका वो इस्तेमाल कर सकता है, ये सब आज आपने इन सब में सीखने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था दूरभाष निर्देशिका के बारे में, फिर हमने आपको बताया था रेल समय सारणी के बारे में,
उसके बाद में हमने आपको बताया था डाक निर्देशिका के बारे में। उसके पश्चात हमने आपको बताया वायुयान निर्देशिका के बारे में। इन सब के बारे में हमने आज आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार इन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोग कलेक्ट करेंगे और निर्देशिका बना करके आप लोग हमको दिखाएंगे, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो हम उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये जो निर्देशिका बनाएंगे वो आपके लिए कारगर होने वाली है, और आपके क्षेत्र, आपके जो आपका एरिया है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख करके बनाना है कि आप किसके हिसाब से बना रहे हो। एरिया के हिसाब से बना रहे तो एरिया में कोई भी नंबर हो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो दूरभाष में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे वो स्कूल का हो, डिग्री कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, किसी का भी हो। रेल डिपार्टमेंट, रेल की समय सारणी आप बनाएं कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस स्टेशन कौन सा पास में है, वहाँ से ट्रेनें कौन कौन सी चल रही हैं, ये सब की जानकारी। टिकट, फेयर कैसे कैसे आप प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ आपको उसमें दर्शाना है, लिखना है। डाक निर्देशिका होनी चाहिए। डाक निर्देशिका के बारे में हमने आपको बताया था कि डाक निर्देशिका में जितने भी डाक विभाग में स्कीम चल रही है, ठीक है, जितने भी पत्राचार की जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सब उसमें आपको लिखना है, समझाना है और विस्तार से उनमें आपको बताना। जैसे पार्सल की सुविधा, मनी ऑर्डर की सुविधा, रजिस्ट्री की सुविधा, और जो जैसे बुक पोस्ट मंगाते हैं उसकी सुविधा, है ना। तो ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन करना है कि कितनी दूरी का कितना किराया लगता है, बुक पोस्ट मंगाते हैं तो कितना खर्चा आता है, साधारण टिकट कितने का है, सब पूरी तरीके से विस्तार से आपको लिखना है। और डाक विभाग के बारे में पिन नंबर्स की भी जानकारी सबको होनी चाहिए, वो भी आप इसमें दर्शाएंगे। और साथ ही साथ एक निजी सचिव को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप निजी सचिव के रूप में, व्यक्ति सहायक के रूप में आगे आप फील्ड में काम करेंगे तो उस कंपनी से बहुत सारे पत्र जो हैं वो दूसरे स्थानों पर भेजे जाते हैं, ठीक है। मान लो कि आप बैंक में खाता पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलवाते, जो पोस्ट बैंक है उसमें खाता नहीं खुलवाते हैं, आरडी नहीं जमा करते हैं, नहीं लेते हैं उसका फ़ायदा, लेकिन जिस संस्था में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ से पत्र तो भेजे जाएंगे, पार्सल होगा, रजिस्ट्री करवाएंगे आप, तो उस सब की जानकारी आपको इसमें बेहद होना ज़रूरी है। इसलिए इनका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे और एक्सप्लेन करके। आपके पास समय मिले तो आप नेट का इस्तेमाल करें, नेट से आप सर्च करें, ज़्यादा विशेष तौर से जानकारी अगर और भी अच्छे तरीके से आपको बनानी है तो आप जा करके अमुक स्थान से पता कर सकते हैं। आपके पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब जितने रिसर्चर लोग होते हैं वो रिसर्च इसी तरीके से करते हैं, पता करते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और वायुयान निर्देशिका के बारे में हमने आपको बताया कि प्लेन किस टाइम आता है, किस टाइम जा रहा है, उड़ने का टाइम उसका क्या है, रुकने का समय क्या है, कितने दिन में प्लेन है, किस किस टाइम पर है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रिजर्वेशन किस टाइम, उसका फेयर क्या है, कोच के बारे में, टिकट कैसे उसका अवेलेबल हो जाएगा, एजेंट पास में कौन कौन से हैं, इत्यादि के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इस टॉपिक को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल आपके सामने नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि आपके जो टेस्ट हैं वो भी आपके होने निश्चित हैं, प्रस्तावित हैं। 1 या 2 दिन में आपके टेस्ट होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करते रहें, तैयार करते रहें एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे।